ऑडिबल ऑनलाइन ओके। स्ट्रेंथ आज काफ़ी कम है। दिवाली मना रहे हैं सभी लोग। ठीक है, तो आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज ऑफ क्लाइमेट, जलवायु जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में आज का टॉपिक रहेगा। अच्छा, कौन हिंदी मीडियम से है? कौन कौन हिंदी? आप हो और आप भी हिंदी मीडियम से हो? ओके, ठीक है। इंग्लिश से हो? ओके, ठीक है। तो क्लाइमेट या जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे, क्योंकि क्लाइमेट में ना कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा रोल है, और कंसेप्ट अगर हमको समझ आते हैं तो उसको अप्लाई कर पाओगे। लू क्यों चलती है, शीतलहर या कोल्ड वेव क्यों चलते हैं, चक्रवात या साइक्लोन क्यों आते हैं, ये जो छोटे छोटे क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं जो कि बड़े भी बन जाते हैं, वो क्यों होते हैं उसको आप समझ पाओगे। इसलिए क्लाइमेट का बेसिक्स हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो एक सिंपल दो चार लाइन हम बोलते हैं, आप जानते भी होंगे, हम लोग, मेरी क्लास की स्पेशलिटी है। देखो क्या है, जो फेस्टिवल्स है ना, जब जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो फेस्टिवल्स एक्चुअली आपको री एनर्जाइज करने के लिए होता है, कि फिर से ऊर्जा से आप भर जाओ, उसके लिए होता है। और जैसे ही हम री एनर्जाइज हो जाते हैं, पॉजिटिविटी आ जाती है हमारे माइंड में, उस एनर्जी को यूज करो अपने गोल की तरफ, अपने गोल की तरफ एनर्जी को आपको रेडिएट करना है, आपको चैनलाइज करना है। क्योंकि ये एनर्जी जो है, ये फिर से बीच में डाउन हो जाती है, फिर से आपको रिचार्ज होने की जरूरत होती है। ऐसा होता है, साल भर का ये रिचार्ज टाइम है, पर ये डिपेंड करता है कि इस एनर्जी को आप कैसे फिर से यूटिलाइज करते हो अपने पढ़ाई में। देखो, किसी भी सिचुएशन में जाना आपके हाथ में नहीं आता, पर आना आपके हाथ में होता है, समझना, ठीक है ना। जैसे क्या है, एग्जाम का डेट जो है वो आपके हाथ में नहीं है, पर एग्जाम से कितना जल्दी आओगे या कितना लेट से आओगे ये आपके हाथ में है, गेटिंग इट। वैसे ही सक्सेसफुल होके आओगे कि बिना सक्सेसफुल होके आओगे, ये आपके हाथ में है। तो जो सिचुएशंस है वो चलते रहेंगी, आपके हाथ में है कि आप उसको फ्रूटफुली यूज करो कि विदाउट फ्रूटफुल यूज करो। और दूसरा चीज ये है कि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह पे हैं, हर जगह पे डिस्ट्रैक्शंस है आपकी पढ़ाई के टाइम में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो है समय, टाइम। टाइम का सबसे ज्यादा वैल्यू है, और इतना ज्यादा वैल्यू है कि आप ये सोच लो कि अगर एक साल में आप आईएएस नहीं बनते और उसके अगले साल बनते हो, तो कम से कम 40 लाख का नुकसान है आपका, है ना। कम से कम 40 से 50 लाख का नुकसान है अगर एक साल लेट से आईएएस आईपीएस बनते हो तो। और उसका सिंपल रीजन, क्योंकि एक साल बाद आप आईएएस आईपीएस बने तो 12 लाख की सैलरी तो ऐसे ही माइनस कर दो। दूसरा, आप जल्दी रिटायरमेंट करोगे, आप टोटल स्पैन ऑफ जो जॉब का जो स्पैन होता है वो तो 60 ईयर्स में रिटायरमेंट होना ही है, चाहे आप 21 में एंटर करो या 31 में एंटर करो। रिटायर तो कब हो गए? 60 में एंटर रिटायर्ड हो गए। तो अगर आप रिटायर लेट से होते हो, सॉरी रिटायर्ड 60 में ही होते हो और एंट्री लेट से करते हो, तो क्या होगा, लास्ट लास्ट में जो प्रमोशन हो के आप बहुत हायर पोस्ट में चले जाओगे, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जैसे एक हाई कोर्ट का जो वकील है या हाई कोर्ट का जो जज है, उसको सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने में बहुत टाइम लग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने में और टाइम लग जाते हैं। पता चला उसका 60 साल हो गया, तो वो चीफ जस्टिस कभी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरे को जल्दी भी एंट्री करना है, तभी लास्ट लास्ट में मैं प्रमोशन होकर टॉप लेवल पे पहुंच पाऊंगा। और लास्ट लास्ट की सैलरी कम से 3 से 4 लाख का होगा पर मंथ का, लास्ट लास्ट की सैलरी। और लास्ट लास्ट की सैलरी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 मंथ से, तो 48 लैक्स, अगर 4 लाख पर मंथ कमा रहे हो, क्योंकि उस समय का 4 लाख या 5 लाख अभी के 1 या 50 हजार के बराबर होगा, समझ लो, समझ ना। तो उस समय के हिसाब से हम कम से कम 40 से 50 लाख का नुकसान करेंगे एक साल में लेट करता हूं। अब 2 साल लेट किया तो 1 करोड़ 20 लाख का नुकसान, ठीक है ना। इसलिए हमको जो अटेम्प्ट मिल रहा है उस अटेम्प्ट को फुल हार्टेडली देना है। दूसरा, इस फेस्टिवल्स को आप यूज करो और ये मेक श्योर करो कि
अगले बार दिवाली का सेलिब्रेशन आपकी सक्सेस के कारण से हो। सेलिब्रेट कुछ करने में तभी मजा आता है जब सक्सेसफुल होता है यार, समझ रहे हो ना? क्या होता है कि अगर हम किसी चीज के पीछे एकदम लगे हुए हैं तो उसमें सेलिब्रेट करने में मजा नहीं आता। मेहनत करके जो सफलता मिलने में जो खुशी है ना, रियली में वो खुशी आपको ऐसे नहीं मिलेगी। कोई गिफ्ट करके दे दे वो नहीं मिलेगी, पर आपने अपने मेहनत से अचीव किया उसमें ही आपको खुशी मिलेगी। ठीक है ना? तो वो खुशी पाने के लिए, क्योंकि क्या है, कई बार हम दूसरों के नज़र में अपने आप को इवैल्यूएट करवाते हैं और कई-कई बार अपने नज़र में भी अपने आप को आँकते हैं। और कई बार जब तक हमको ना रिज़ल्ट नहीं मिला रहता, तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा लो रहता है कि वाक़ई में मैं कैपेबल इनफ हूँ कि नहीं? हो सकता है आप इससे बहुत हाई लेवल पे कैपेबल हो, बस आप क्या हो सकते हो कि इस समय आपने सफिशिएंट लेवल पे टाइम नहीं दिया बस उसको। हर चीज़ टाइम माँगता है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे अच्छा फूड का टेस्ट लेने का की बात हो, चाहे आपको सक्सेस की बात हो। हर समय हर चीज़ टाइम माँगता है आपको, और जिस चीज़ में टाइम देते हो ना, मेक श्योर करो उससे रिटर्न आना चाहिए। जिसमें भी समय दे रहे हो, उसका वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए टाइम क्लियरली मनी है, और हम मनी के टर्म्स में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि मनी के टर्म पे ही हम समझते हैं। अदरवाइज ना कुछ चीज़ों की ऐसी वैल्यू है जिस चीज़ को आप नहीं सोच सकते। कैसे? जैसे किसी का बर्थडे मिस कर दिया, किसी की शादी मिस कर दिया, 25वां एनिवर्सरी पेरेंट्स का मिस कर दिया। क्यों मिस किया? क्योंकि आपको पढ़ाई करना था। ये ऐसे लॉसेस हैं जो कि कभी नहीं आने वाले। हो सकता है दादाजी से या दादी जी से जिनसे समय देना था हमको, हम नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? पढ़ाई कर रहे थे करके। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है ना। जो समय मैं उनके साथ देता, वो समय मैं कभी नहीं दे पाऊंगा उसको। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपका कॉस्ट बढ़ता जाता है जितना टाइम आप देते जाते हो, कॉस्ट बढ़ता जाता है। अगर किसी चीज को अचीव करने में कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाती है ना, तो अचीव करने का जो मजा है वो कम हो जाता है ना? जैसे क्या है कि अगर आप दिवाली में फटाके फोड़ने गए, तो क्या हुआ कि अ, जो फटाके आप लेना चाहते थे उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। ठीक है? तो आपको फोड़ते वक्त भी थोड़ा दुख होगा कि यार बहुत ज़्यादा प्राइस का था, एक एक फटाका था वो 100-100 रुपए का था, एक बार वो फूट गया करके। अगर वही कॉस्ट 10 रुपए का होता तो आपको ज़्यादा मजा आता है ना? क्योंकि आपका फेवरेट था और 10 रुपए में आ गया। तो मतलब ये है कि कॉस्ट आपका डिसाइड करता है कि कितना हैप्पीनेस होगा, इज़न्ट इट? इसलिए ना जितना हम समय देंगे उतना कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, ये चीज़ समझो। और वो कॉस्ट आपके साइकोलॉजिकल कॉस्ट होते हैं, इमोशनल कॉस्ट होते हैं, इमोशनल कॉस्ट समझ रहे हो ना? प्लस आपका जो एंटरटेनमेंट का जो टाइम है या आपको एन्जॉयमेंट का टाइम है, वो भी यही है, सही बताएँ तो। क्यों? फ्यूचर में ना तो खा पाओगे डायबिटीज़ शुगर के कारण से, है ना? ना तो कहीं पे घूम पाओगे, हाथ पैर पकड़ लेगा तो हिली एरिया में नहीं जा पाओगे। मतलब अगर फूडिंग का हैबिट है, घूमने का हैबिट है या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का हैबिट है, ये सारे का टाइम भी यही है। ये सारा टाइम भी आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, इसको बोलते हैं अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। जैसे क्या है, आप 30 साल या 35 साल के बाद अपने फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो जाओगे कि दोस्तों को टाइम नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो ना? और 30 साल तक इसलिए टाइम नहीं, पेरेंट्स को इसलिए टाइम नहीं दे पाए क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे थे। समझ रहे हो ना? तो क्या है कि हम दोनों को समय नहीं दे पाएंगे। तो ये जो टाइम है यही टाइम है सारे चीज के लिए। इसलिए पढ़ाई करके खत्म करो जल्दी से। कॉस्टिंग कैसे है? अगर मुझे अगले 30 साल के लिए 30 साल पढ़ाई करना पड़े तो कॉस्टिंग ज्यादा है। अगले 30 साल के लिए मुझे 20 साल बस पढ़ाई करना रहे तब कॉस्ट कम है। अब मेरी कोशिश ये रहे कि 20 से 25 मैक्सिमम तक मैं कॉस्ट दूं, क्योंकि अगर मेरे लाइफ 70 साल तक होने वाली है, बाय द वे मैं मान के चलता हूं, तो 25 साल मैंने पढ़ाई किया, 35 साल मैं एंजॉयमेंट किया जो मैंने मेहनत किया था। अब इधर पे आप और बढ़ा दिए 30 साल पढ़ाई किया मैंने, 35 ईयर्स या 40 ईयर्स मैंने बस एंजॉयमेंट किया। अब और ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व करते जाओगे, गवर्नमेंट क्या करती है, बढ़ाते जाती है, कोटा भी बढ़ाते जाती है और एज भी बढ़ाती जाती है। स्टेट पीएससी में तो 40-45 तक दे दिया है। भाई 45 के एज में अगर आप सक्सेसफुल होते भी हो तो 15 साल में तो कवर पे हो गए, है ना? अरे एक पैर तो कवर पे आ जाएगा 15-20 साल बाद। तो एक्चुअल में जिस चीज के लिए आप कर रहे थे कि आगे के लाइफ सिक्योर हो, वो तो खत्म ही हो गया ना। आपने 45 साल तक पढ़ाई बस कर रहे हो। ठीक है? इसलिए
जो चीज़ आपने डिसाइड कर लिया, 1 साल का पेन रहता है ना? हमेशा से 1 साल का पेन रहता है ना? 1 साल आप सारा चीज़ डिवोट कर दो, अपनी पढ़ाई के लिए सारा चीज़ डिवोट कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ जो टाइम देना वो कम कर दो, फेस्टिवल्स पे जितना टाइम देते हो उससे जल्दी से मिनिमाइज़ कर दो। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको नहीं सेलिब्रेट करो पर मिनिमाइज़ कर दो। घर जाते हो फ्रीक्वेंटली तो उसको कम कर दो, है ना? 1 साल के लिए या 2 साल जब तक पढ़ाई कर रहे हो, तब तक ये सारी चीज़ को कॉस्ट कटिंग पे रखो। बर्थडे बच्चे का फ्रेंड्स का बर्थडे है, सेलिब्रेट बाद में हो जाएगा। उसके लिए पूरा रात एन्जॉयमेंट करने की ज़रूरत नहीं कि 6-7 बजे से गए, रात के 11-12 बजे तक आ रहे हो। नहीं, 2 घंटे केक कटिंग हो गया, एन्जॉयमेंट के लिए स्नैक्स वगैरह खा लिए, खत्म। ठीक है ना? कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज़ करो ना यार, क्योंकि एक समय आएगा अगर मिनिमाइज़ नहीं करोगे तो बंद करना पड़ेगा, सिंपल चीज़ है। क्यों बंद करना पड़ेगा पता है? जब ना आपके ही दोस्त आईएएस, आईपीएस या जो भी सक्सेसफुल होंगे, वो चले जाएँगे और आप स्ट्रगलिंग होंगे ना, तो लोग धीरे-धीरे इनवाइट करना बंद कर देंगे, है ना? और इनवाइट करना जब बंद कर देंगे ना, तो आपका भी सेलिब्रेट करना बंद हो जाएगा सारा चीज़। ना तो आप क्योंकि ना अभी हम भोले-भाले होते हैं, स्टेटस देख के फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। पर 40 साल के बाद हम स्टेटस देख के फ्रेंडशिप करते हैं। हम थोड़ा-सा ज़्यादा इमैच्योर हो जाते हैं बाद में। और वही फ्रेंड्स जिसके लिए आपने पढ़ाई को डिवोट किया, वही फ्रेंड्स आपको बुलाना बंद कर देंगे। ठीक है ना? इसलिए सिंपल चीज़, आपकी पढ़ाई है या आपकी जॉब है, हमेशा लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना? इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितना भी जहाँ से भी डिस्ट्रैक्शंस है, उससे वापस आओ। सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ बाद में अपलोड हो जाएँगे। ट्रस्ट मी, 1 साल बाद जब आईएएस, आईपीएस बन के ना, जब ना दिवाली पे पटाखा फोड़ोगे ना, तब फ़ोटो डालो ना यार, है ना? फेक लाइक्स से कोई मतलब नहीं है ना? लोग को एस्पायर होने चाहिए कि आपको देख के कि मैं ये रोल मॉडल है। ये मेरे जैसा लड़का या लड़की थी जो आईएएस, आईपीएस बन गई, है ना? तब उनको लगेगा ना भाई, आपके नॉर्मल फ़ोटो में फिर देखना 200-300 लाइक्स आएँगे, नॉर्मल फ़ोटोज़ में। एडिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। इनफैक्ट हर कंपनी जो है सोशल मीडिया की, वो चाहती है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो। जितना डिस्ट्रैक्टेड होगे, देखा जाए आप करियर खराब कर जाते हो इसके चक्कर में। जैसा सोशल मीडिया फेक है, वैसे ही उस सोशल मीडिया के फ्रेंड्स फेक होते हैं, है ना? अरे आपके रियल फ्रेंड्स में 1-2 साल बॉन्डिंग कम होते जाती है, सब अपने-अपने में इन्वॉल्व होते जाते हैं, तो क्या है? आई एम नॉट सेइंग कि रिलेशनशिप अच्छा चीज़ नहीं है ना? फ्रेंड्स, पेरेंट्स सबके साथ अच्छी बात है, बट टाइम डिवोट करना है। आप पेरेंट्स का टाइम डिवोट करके पढ़ाई कर रहे हो ना, तो फ्रेंड्स का भी टाइम डिवोट करके पढ़ाई करो ना यार। किसका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? पेरेंट्स के साथ टाइम देना इंपॉर्टेंट था कि फ्रेंड्स के साथ? किसके साथ? पेरेंट्स के साथ। क्योंकि पेरेंट्स एक समय के बाद नहीं रहेंगे, पर हमारे फ्रेंड्स हमारे एज के रहते हैं, वो रहेंगे 60-70 साल तक। पर वो हमारे पेरेंट्स 30 साल तक ही साथ देंगे, इज़न्ट इट? तो इसलिए आप जब उनका टाइम डिवोट करके कर सकते हो, तो बिल्कुल उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज़ करो। और दूसरा, जब भी कोई काम पे इन्वॉल्व हो, मेक श्योर उसमें सक्सेसफुल हो। उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए। कोई कंप्रोमाइज़ बोलने का मतलब ये है विदाउट एनी एरर। एक छोटी-सी गलती को भी खोजना है कि कहाँ से गलती हो रही है। अगर मेरे पास 100 नंबर का पेपर था, मैं 80 लाया, मैं खुश नहीं होऊँगा क्योंकि मेरे को 20 कहाँ कटा, मेरे को वो खोजना है। इस यहाँ का क्लास टेस्ट जो होता है तो टेस्ट में मेरे को ये देखना है वो 20 नंबर कहाँ कटे, ताकि वो 20 नंबर में से कोई एक क्वेश्चन आ गया तो 2 नंबर मेरा बचाएगा वो फाइनल एग्जाम में। ठीक है, मैं क्लास में टॉपर हो गया, डजेंट मैटर। क्या क्या निगेटिव मार्किंग दिया, क्या क्या गलतियां की, वो चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। गलती होने दो, जितने गलतियां होंगी वही चीज आपको हेल्प करेगी फाइनल एग्जाम में। बस उस गलतियों को रेक्टिफाई करो। एक पर्सन जो स्पेशलिस्ट है ना, उसने सारी गलतियां की है अपने जीवन में। जो स्पेशलिस्ट है, समझे? तभी वो स्पेशलिस्ट हुआ है। ठीक है, तो विद दिस वी कैन स्टार्ट क्लाइमेट। अच्छा, तो क्लाइमेट के बारे में हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आपके हिसाब से क्लाइमेट के लिए कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से घटक जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाइमेट के लिए?
क्या लगता है? क्लाइमेट के लिए आप बोलते हो कि क्लाइमेट है, तो क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, क्या लगता है? एयर, चलो बिल्कुल, हम ले सकते हैं एयर, हवा, वायु, और वाटर, ठीक है। जल, अर्थ तो मैटर नहीं करता, क्लाइमेट तो जुपिटर में भी होता है ना, तो जरूरी नहीं कि अर्थ, वो एयर का पार्ट हो गया। और हाँ, सोलर रेडिएशन, सूर्य का विकिरण, सोलर रेडिएशन। हाँ, पर किसी जगह पे क्लाइमेट को चेंज करने के लिए या क्लाइमेट में क्या बोलना चाहिए, वेरिएशंस के लिए रोटेशन रिवॉल्यूशन में भी रिस्पॉन्सिबल, हम सेफली यूज कर रहे हैं, में भी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि रिवॉल्यूशन का अलग इम्पैक्ट है, रोटेशन का अलग इम्पैक्ट है ना। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, हम सोलर रेडिएशन विकिरण की बात करते हैं, विकिरण, ये किरण और विकिरण में क्या डिफरेंस है? रेडिएशन और सनलाइट में, सोलर रेडिएशन और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरण और सूर्य के विकिरण। हम्म, हाँ, ठीक, नहीं वो नहीं है, ठीक है। और कोई? हम्म, और कुछ? धूप में जाने पे काले हो जाते हो, होते हो ना, टैनिंग हो जाता है, क्यों हो जाता है? हाँ, अच्छा, क्यों बढ़ जाता है? कौन से हार्मफुल रेज होते हैं? यूवी रेज हार्मफुल होते हैं। तो अगर जब हम लाइट का वर्ड यूज करते हैं या प्रकाश का वर्ड यूज करते हैं या किरण का वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें यूवी इन्वॉल्व होता है। हम जो दृश्य प्रकाश होता है, जो विजिबल लाइट होता है, उसको लाइट बोलते हैं। पर सन से क्या क्या चीजें आती है? यूवी भी आती है, पराबैंगनी भी आती है, और और क्या आती है? इंफ्रारेड अवरक्त किरण भी आती है, दोनों चीजें आती है ना। तो विजिबल लाइट प्लस नॉन विजिबल जो रेज हैं, वो सब को मिला के हम क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन, विकिरण, ठीक है ना, दोनों को मिला के बोलते हैं। इसका रीजन, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि सोलर रेडिएशन डिसाइड करता है कि कितना हीट हमारे अर्थ में आएगा, उष्मा, कितनी उष्मा हमारे अर्थ में आएगी, वो डिसाइड करता है कौन? सोलर रेडिएशन। और देखा जाए तो क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या? हीट, उष्मा। देखो, मैंने तापमान वर्ड यूज नहीं किया है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? हीट या उष्मा की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हीट जब किसी पे अप्लाई होगा तब टेम्परेचर राइज होगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी। हीट क्या है? एक एनर्जी है, ऊर्जा है। हीट क्या है? एक एनर्जी है या ऊर्जा है। टेम्परेचर जरूरी नहीं कि उतना बढ़े जितना हीट अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लोहे पे हीट अप्लाई किया और लकड़ी पे हीट अप्लाई किया, किसका टेम्परेचर हाई होगा? लोहे पे।
है ना। तो इसलिए सन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे लोहा है कि लकड़ी है। तो सन क्या देता है? हीट देता है। टेम्परेचर राइज उसका रिफ्लेक्शन है या उसका रिएक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं बोलना, उसका रिएक्शन है, तापमान में बढ़ोतरी होना। ठीक है ना। तो हर एक हीट नॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज करता है, किसी किसी का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करता है, किसी किसी का टेम्परेचर कम इंक्रीज करता है। अगर वहां पे रेगिस्तान है तो टेम्परेचर ज्यादा हाई होगा, पर वहां पे समुद्र है तो वहां पे टेम्परेचर लो रहेगा, बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा। ये चीज समझ है ना। तो इसलिए क्या है, सोलर रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैंने ये पूछा कि हम धूप में जाते हैं तो टैनिंग हो जाता है, इसका मेन कारण है यूवी रेज से हमको हमारा बॉडी प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वो क्या कर देता है, मेलानिन प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण से हम काले हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स ट्रू। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर बादल है बाहर में, है ना, क्लाउडी एनवायरनमेंट है बाहर में, तो आप तभी भी टैनिंग होगा? जैसे आज बदली है ना, धूप में बढ़िया, मतलब तो बदली है तो मैं बाहर में निकल जाऊं बिना प्रोटेक्शन के तो टैनिंग होगा? क्यों होगा? सनलाइट तो नहीं पहुंच पा रहा है। यूवी पहुंच पाता है, समझ रहे हो ना, यूवी पहुंच पाता है, वो बादल सिर्फ ना जो विजिबल लाइट है उसको रोकता है। इसलिए जितना धूप में आपको टैनिंग हो सकता है उतना ही बादल में भी टैनिंग हो सकता है, समझ रहे ना। बस ये हमको लगता है कि धूप नहीं आ रही है तो बाकी रेज नहीं आ रहे, नहीं भाई, धूप नहीं आ रही तो बाकी रेज फिर भी आ रहे हैं, इसलिए फिर भी टैनिंग हो सकती है। ठीक है ना। तो इसलिए मुझे यही बताना था, सोलर रेडिएशन का मीनिंग पूरा कंबाइंड स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको बोला जाता है। कहां से हम बात कर रहे हैं, इंफ्रारेड अवरक्त से यूवी तक की बात कर रहे हैं, इतने की बात कर रहे हैं। चलो, तो सोलर रेडिएशन। दूसरा है एयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, और वायु। तो एयर कभी कभी हम यूज करते हैं क्या, विंड और पवन। गाना सुना है, क्यों चलती है पवन करके, ऋतिक रोशन वाला, नहीं सुना? तो मैंने, नहीं, कौन सा मूवी था वो, ऋतिक रोशन की फर्स्ट मूवी थी ना, कहो ना प्यार है ना, उसका गाना है क्यों चलती है पवन करके। वायु क्यों नहीं बोला? अच्छा, उस मतलब तू बंद ही नहीं हो पा रही ऐसा। क्योंकि उसका मन बोलना था, क्यों में चलता है मन। तो क्या डिफरेंस है एयर और विंड में, वायु और पवन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, विंड मूव करता है, एयर स्टेबल होता है। यस, एयर इन मोशन इज विंड। ठीक है ना। अगर वायु चल रही है तो वो पवन है। नॉर्मली विंड का एक डायरेक्शन होता है, और नॉर्मली विंड जो होती है वो सरफेस के समानांतर पैरेलल में चलती है। विंड जो है, जिसको हम विंड बोलते हैं, हमारे अर्थ में जिसको विंड बोला जाता है, वो कैसी विंड होती है, जो अर्थ के पैरेलल होती है। एयर मोशन में भी होता है जब वो ऊपर जाता है और नीचे जाता है, पर उसको हम विंड नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। पवन तभी बोलेंगे जब वो सतह के समानांतर अर्थ के पैरेलल चलता है, तभी हम उसको विंड बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द एयर इज द विंड। ठीक है ना। तो पवन अगर क्षैतिज तौर पे चल रहा है तो वो क्या है, सॉरी, वायु अगर क्षैतिज क्षैतिज तौर पे चल रहा है तो वो पवन है। अब तीसरा है, ये वाकई में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि देखो यहां से सीधा से डिवाइड कर दे तो जल है, इधर पे वायु है। तो नेचुरली क्लाइमेट में ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, तभी जल वायु लिख दिया गया इसमें।
ठीक है, तो हम वाटर के बारे में देखते हैं। तो वाटर का 3 फॉर्म है जो हमारा क्लाइमेट को डिसाइड करता है। कौन कौन सा? हाँ, सॉलिड, लिक्विड। सॉलिड में कौन सा हुआ? आइस। दूसरा क्या है? वाटर। तीसरा क्या है? वेपर। ठीक है, बर्फ, जल और वाष्प। ठीक है, तो ये 3 इसके स्टेट है। और ये तीनों अलग अलग स्टेट अलग अलग क्लाइमेट को डिसाइड करेंगे कि किस जगह पे कैसा क्लाइमेट होगा। जैसे क्या है कि जिस जगह पे बहुत ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट है तो वहां पे आपको आइस मिलेगा, बर्फ मिलेगी। जहां पे टेम्परेचर 18 से 23 के आसपास है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर, वहां पे वाटर के फॉर्म में मिलेगा। और जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई जाता है वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर वेपर के फॉर्म में मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों वर्ड यूज किया? क्योंकि वेपर आपको ऊपर में भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी, तीनों कंडीशन में मिलता है। जैसे एग्जांपल, एक बर्फ को रख दो यहाँ पे, हल्का सा वेपर उड़ता हुआ दिखता है, तो वो क्या वेपर है? भाप है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और पानी का ही पार्टिकल है, isn't it? तो इसका मतलब वेपर तीनों कंडीशन में आता है, बस इसमें ज्यादा रहता है। इसमें ज्यादा अगर है तो वो क्या है? डेजर्ट है, रेगिस्तान है। अगर पानी के फॉर्म में स्थल में ना होके एयर में है वेपर, तो वही रेगिस्तान है या वही डेजर्ट है। तो डेजर्ट आप क्या बोल सकते हो? डेजर्ट वो प्लेस है जहां पे वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं है। डेजर्ट वो प्लेस है जहां पे पानी लिक्विड फॉर्म पे नहीं है, तरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि थोड़ा वाटर वेपर स्टिल एयर में रहता है। बस प्रॉब्लम क्या है? वो पानी के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ये जो लिक्विड फॉर्म है, जो वाटर वाला फॉर्म है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम डिजायर्ड होता है। क्यों डिजायर्ड होता है? क्योंकि प्लांट को इसी फॉर्म में चाहिए। हम तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लें, मेल्ट कर लें, कुछ भी कर लें, पर प्लांट को इस फॉर्म में चाहिए पानी। ठीक है ना? जैसे क्या है, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी के अंदर भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में भी होता है, पर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में चाहिए? एयर के फॉर्म में। और उसको पानी किस फॉर्म में चाहिए? लिक्विड के फॉर्म में। और उसको मिलता उल्टा है कई बार। ठीक है ना? तो इसलिए उस जगह पे प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते। और सिंपल चीज है, जहां पे प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, एकदम एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हमको पता है कि फूड चेन या फूड वेब, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? पेड़ पौधे जो है वो है। और जहां पे वो नहीं रहेंगे तो बाकी फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो वाटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखा जाए हमारे क्लाइमेट का, अगर हम बात करें, तो वेपर के फॉर्म में जो मॉइस्चर होता है या ह्यूमिडिटी रहती है या आर्द्रता होती है, वही ज्यादा डिसाइड करती है उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा। तो क्लाइमेट के लिए हमको ये फॉर्म या ये फॉर्म अभी आ रही है? ओके। दूसरा,
अभी आ रही है आवाज? ऑडिबल? ओके ओके, थैंक यू। तो क्लाइमेट के लिए हमको एक तो चाहिए हीट, जो कि टेम्परेचर के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा चीज चाहिए वाटर, वाटर 3 फॉर्म में आता है। और तीसरा चाहिए एयर, वायु, है ना। मोस्ट ऑफ द जगह ये 3 चीजें डिसाइड करती है क्लाइमेट कैसा होगा। वैसे बहुत सारे अदर कंपोनेंट भी है, पर ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सिंपल ये है कि क्लाइमेट जब हम वर्ड यूज करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो क्या डेफिनेशन आपको लगता है कि क्लाइमेट या जलवायु का क्या परिभाषा होना चाहिए? क्योंकि सिंपल चीज, यूपीएससी कभी भी आपको डेफिनेशन पूछेगा नहीं। पर डेफिनेशन आया कैसे, अगर ये जानते हो रहोगे ना, तो आप उसके बेसिक्स को समझ रहे हो। ठीक है ना। क्लाइमेट एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है जो कि लंबे टाइम तक परसिस्ट कर रहा है, जैसे कि 20 साल 30 साल तक एक पर्टिकुलर कंडीशन रहता है। तो एक पार्ट आपने जो बोला, जो कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, वो है लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय तक कोई चीजें किसी जगह पे, जैसा एयर, जैसा टेम्परेचर, जैसा पानी मिलता है, वो डिसाइड करता है लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है ना। दूसरा, कहीं पे भी क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम एवरेज निकालते हैं। क्यों एवरेज, औसत क्यों निकालते हैं? क्योंकि समर सीजन आएगा, विंटर सीजन आएगा, है ना। तो समर सीजन, विंटर सीजन का एवरेज निकाल के ही हम क्लाइमेट डिसाइड करेंगे। अगर आपने समर सीजन में कहीं का क्लाइमेट डिसाइड कर रहे हो, तो आप वहां का बता दोगे कि ये ट्रॉपिकल एरिया है, बाद में पता चला ठंड के दिन में बहुत ठंड पड़ जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तीसरा जो एक वर्ड यूज करेंगे फर्स्ट टाइम हम, वो है वेदर या मौसम। बता रहा हूं, बता रहा। तीसरा पार्ट है वेदर, है ना। तो क्या है कि मौसम और क्लाइमेट में सिंपल इतना डिफरेंस है कि दोनों का कंपोनेंट सेम है। क्या क्या? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एयर, ये तीनों तीनों जो है, ये मौसम या वेदर के भी पार्ट है और क्लाइमेट के भी पार्ट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यस, वेदर शॉर्ट टाइम के लिए है, ये लॉन्ग टाइम का है। ठीक है ना। तो हम बोलते जैसे मौसम बिगड़ रहा है, हम ये नहीं बोलते जलवायु बिगड़ रहा है ना। जलवायु बिगड़ रहा है, बारिश हो सकती है, अरे क्लाइमेट बिगड़ रहा है। क्लाइमेट लॉन्ग टाइम की बात करते हैं, क्लाइमेट इज चेंजिंग, है ना। पहले क्लाइमेट ठंडा रहा करता था, अब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम 30 ईयर्स, मिनिमम 30 ईयर्स देखते हैं। और 30 ईयर्स क्या देखते हैं? एवरेज देखते हैं। और वो भी किसका? वेदर का एवरेज देखते हैं, मौसम का एवरेज कंडीशन। तो एवरेज एनुअल कंडीशन फॉर मिनिमम 30 ईयर्स इज द क्लाइमेट। ठीक है ना। तो औसत मौसमी दशा जो 30 साल या उससे अधिक समय के लिए होती है, वो क्या है? जलवायु। ठीक है ना। तो इसलिए क्लाइमेट के लिए एवरेज वेदर कंडीशंस, औसत मौसमी दशा फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, और कितना? मिनिमम 30 ईयर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? जलवायु बोलेंगे। तो न्यूज में जो 4 महानगर का तापमान बताता है,
ठीक है ना। तो वो एक वेदर का कंपोनेंट है कि आज इतना टेम्परेचर रहा, आज इतनी बारिश होगी, ये सब वेदर का कंपोनेंट है। पर हम ये कंफर्म है कि अगर हम छत्तीसगढ़ में हैं तो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है। कितना होता है? 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है। किसी साल अगर 120 से कम होता है तो हम बोलेंगे कि सर्टेन डिस्ट्रिक्ट में ड्रॉट हुआ है, सूखा हुआ है, या किसी जगह पे ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आने की संभावना है। अगेन संभावना है, क्योंकि हर रेनफॉल बारिश बाढ़ नहीं लाता, ठीक है ना। हर एक रेनफॉल से फ्लड नहीं आता। फ्लड तब आता है कि हर एक रेनफॉल के लिए आप प्रिपेयर्ड ना हो, ठीक है ना। अगर आपका ड्रेन या निकासी जो तंत्र है वो उतना इंप्रूव्ड नहीं है तो स्मॉल रेन भी फ्लड ला सकता है, isn't it? इसलिए फ्लड ये नहीं बताता कि ज्यादा बारिश हुई, फ्लड ये बताता है कि वहां पे जितना बारिश हुई उसको निकाल नहीं पाया। एक प्रकार से फ्लड मोस्ट ऑफ द जगह मिसमैनेजमेंट दिखाता है, समझो। जैसे क्या है, ड्रॉट तो मौसमी कंडीशन है, सूखा तो मौसमी कंडीशन है कि भाई इस साल सूखा पड़ गया, चलो ठीक है। बट अकाल पड़ना इज योर फॉल्ट, है ना। ये जो फेमिन आना इज योर फॉल्ट। योर फॉल्ट मतलब आप आईएएस बनोगे तो आपका फॉल्ट है वो। बारिश कम होना ठीक है, पर आपके पास क्या स्टोरेज नहीं है, डैम नहीं बना के रखे, पॉन्ड नहीं बना के रखे, है ना। तो ये आपका फॉल्ट है, यही के लिए आप हो। तो आप आईएएस आईपीएस क्यों बनोगे? ताकि कोई भी ड्रॉट फेमिन में कन्वर्ट ना हो, कोई सूखा अकाल में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए आपको कोई हजार्ड डिजास्टर में कन्वर्ट ना हो। डिजास्टर की क्लासेस स्टार्ट हुई होगी, है ना। तो चले, जैसे क्या है, किसी रूम पे आग लगी, इधर पे आग लगी, है ना, और इस जगह पे मेरे पास फायर के लिए कुछ नहीं है, तो ये डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है ना। हो सकता है पूरा बिल्डिंग में आग लग जाए, है ना। एक छोटा सा दिया जो है एक बेंच को जलाने लग गया, है ना, और वो जलाते जलाते उतना दूर तक पहुंचा पर पूरे जगह पे नहीं पहुंच पाया, तो हैजार्डस था, पर वो डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं हुआ। बाढ़ का पानी आपने रोक लिया, अच्छी बात है, बाढ़ टूट गया, सॉरी, जो डैम है उस वो टूट गया, जो कैपेसिटी था उससे ज़्यादा पानी आ गया, या तो आपने डैम को सही टाइम पे रिपेयर नहीं किया, तो वो हैजार्ड डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया, फ्लड आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ है जो कि क्लाइमेट के बारे में आपको जानना है। तो क्लाइमेट में अभी देखा जाए तो अभी अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर, और ये जो टाइम है ये साइक्लोन का टाइम है, चक्रवात का। पूरे इंडिया में दो टाइम रहता है जब साइक्लोन आने के चांसेस होते हैं, अक्टूबर एंड जून। ये दो टाइम होता है जब साइक्लोन आने के चांसेस हैं। मैं इसको साइक्लोन की क्लास में बताता, पर अभी अक्टूबर चल रहा है तो आपको जानना जरूरी है कि अभी क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ताकि आप रिलेट करोगे उस चीजों को। अभी मानसून की जाने का समय चल भी रहा है, मानसून चला भी गया है मोस्ट ऑफ द जगह से, ठीक है। और मानसून जाने के साथ साथ धीरे से हिमालय की तरफ से विंड आना चालू हो जाएगी। ये चीजें अभी चल रही है। इससे पहले ओशन से विंड आ रही थी, और अब कहाँ से आएगी? हिमालय से आएगी, ठीक है। और ये जो टाइम है ये ट्रांजिशन का टाइम है, अक्टूबर का जो टाइम है। इस समय ओशन का जो मॉइस्चर वाला विंड है, जिसमें नमी है होती है, वो वापस जाते जा रही है, और जो हिमालय का जो ड्राई विंड है, जो सूखा है, जिसमें पानी कम होता है, वो धीरे धीरे हमारे पास आते जा रही है, ठीक है। ये चीजें हो रही है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, वो है अक्टूबर हीट। हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बस मैं आपको इंटरेस्ट जगा रहा हूं। अभी क्या है, अक्टूबर हीट का टाइम है। अक्टूबर हीट क्या होता है? अभी क्या है कि जमीन जो है वो क्या है, गीला है ना। अभी जो जमीन है वो गीला है। अब धूप अचानक से काफी तेज आपको फील हो रहा होगा, है ना। और क्यों तेज फील हो रहा है? क्योंकि जितने डस्ट पार्टिकल थे, धूल थे, सारे सेटल हो गए बारिश के समय में, बारिश में सारे नीचे जम गए। तो सूर्य की किरण जो है वो सीधी पड़ रही है, बिना कोई डिस्टरबेंस के, बिना डिफ्यूजन के,
बिना डिस्ट्रैक्शंस के वो सीधी पहुंच रही है। और जब ये गीले सरफेस पे पड़ती है तो क्या होगा, वाटर वेपर, जलवाष्प आएगा कि नहीं। तो सितंबर अक्टूबर का जब टाइम होता है, जमीन जब गीला होता है, सरफेस जब ड्रेंच्ड रहता है, तो जब वाटर वेपर ऊपर उठता है तो आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। टेम्परेचर हाई नहीं होता पर पसीना बहुत ज्यादा होता है, स्वेटिंग बहुत होता है। इस समय एसी चलाओगे ना तो एसी के बाहर में बहुत पानी निकलता है ना। आप ऑब्जर्व करना, एसी का पानी से ही ऑब्जर्व कर सकते हो। इस सीजन में जब एसी चलाते हो तो बहुत ज्यादा पानी निकलता है बाहर। इसका मतलब सरफेस और एयर दोनों में बहुत ज्यादा नमी है, मॉइस्चर है। इसलिए ये जो असहनीय गर्मी लगती है, जो कि मतलब टॉलरेबल नहीं होती, मॉइस्चर लेडन विंड होती है, इसी को बोलते हैं अक्टूबर हीट। क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट टेम्परेचर में हाई नहीं होता पर वो पसीना वाला होता है, स्वेटिंग वाला होता है। इस समय कूलर काम नहीं करता, क्योंकि कूलर क्या करता है, अलग से मॉइस्चर देता है आपको, है ना। तो मॉइस्चर तब ठीक है जब लू चल रही है, नमी चल रही है तब, सॉरी, जब लू चल रही है तब अलग से आप पानी का स्प्रिंकलर डाल रहे हो, स्टेशन वगैरह में डाल रहे हो, वो चल जाता है। पर ऑलरेडी एयर में इतनी नमी है तो आप अलग से मॉइस्चर डाल के क्या करोगे। इसलिए इस सीजन में पर्टिकुलरली सितंबर अक्टूबर में जो गर्मी रहती है ना, वो एसी से ही ठीक होता है। ठीक है, ठीक। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि अभी अक्टूबर में आपको देखने को मिलेंगी आसपास में। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। तो फिर से आते हैं हम क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट के लिए हमारे सिलेबस में कहां पे मेंशन है, तो देखो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा है कि क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है करके। उसमें लिखा है सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के बारे में सेलिएंट फीचर बताइए करके। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी का या भौतिक भूगोल का सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्लाइमेट। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि क्लाइमेट के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा एक चीज लिखा हुआ है कि geographical features and their location changes in critical geographical features including water bodies and ice caps। सिलेबस में आपका लिखा है कि ऐसे फीचर्स और लोकेशन के बारे में जानना है जहां पे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हिमालय के बर्फ में कम या ज्यादा हो रहा है ना। वो सारी चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना, ये यूपीएससी के सिलेबस में है। तीसरा लिखा है अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड साइक्लोन। तो ये जो चक्रवात वाला पार्ट है, इसको समझने के लिए हमको करना है। तो क्लाइमेट का सिलेबस में इस तरीके से मेंशन है। ठीक है, तो प्री के सिलेबस में क्या है, प्री के सिलेबस में लिखा है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल लिखा हुआ है। तो फिजिकल आते ही आपको क्लाइमेट के बारे में समझना जरूरी है। तो ये देखा है कहीं, ये क्या है, इस टाइप का मैप कहीं देखा है, कहाँ देखा है। हम्म, बताओ। जब ना न्यूज देखते हो ना, मतलब न्यूज देखते नहीं तभी तो देखा नहीं उसको, है ना, या तो पेपर पढ़ते हो ना, तो इस टाइप का मैप कहीं पर आता है। ठीक है ना, उसमें ये इमेज सैटेलाइट का इमेज है। ठीक है ना, सैटेलाइट की इमेज से ये जो वाइटिश दिख रहा है, ये क्या फंगस लग गया है। हाँ, अच्छा, साइक्लोन है। तो ये जितना ये सब दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या लगता है। यस, ये क्लाउड्स हैं, बादल हैं। तो कहीं पे बादल होते हैं तो क्या बारिश होने के चांसेस होते हैं। जहां पे ज्यादा घने बादल है ना, वहां पे बारिश के चांसेस हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि बादल बने ही मॉइस्चर से है। ठीक है, बादल मतलब क्या, उसमें वाटर वेपर है, बस छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में, एकदम छोटे छोटे। अगर वो बड़े हो जाएंगे तो बारिश हो जाएगी, छोटे हैं इसलिए बादल के फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब इसको देख के ये समझ सकते हो ना, इधर पे बारिश हो सकती है, पर एग्जैक्टली आप ये नहीं बता सकोगे कि कहाँ कहाँ पे हो सकती है।
क्योंकि जहां पे उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिल गया वहां बारिश हो जाएगी, जहां पे मॉइस्चर खिंचा गया वहां पे बारिश नहीं होगी। कैसे? अगर वो राजस्थान के ऊपर से जा रहा है तो मॉइस्चर उससे खिंचा जाएगा, बारिश नहीं हो पाएगी। पर अगर वो कहीं पे बड़े लेक के ऊपर से गुजर रहा है तो मॉइस्चर उसके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो बारिश हो जाएगी, है ना। विद इन रायपुर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि किसी किसी जगह पे बारिश होती है, किसी किसी जगह पे नहीं होती है। पर एक चीज कंफर्म है, जहां पे पेड़ या तालाब ज्यादा है वहां पे बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि बादल में एक्स्ट्रा मॉइस्चर ऐड हो जाते हैं, तो बारिश वहीं पे हो जाती है। पर वही ड्राई एरिया है जहां पे दूर दूर तक सड़कें हैं, रोड्स हैं, तो ये सब को देखोगे तो वहां पे बारिश कम होती है। इसलिए रायपुर के कोर एरिया जहां पे ना ज्यादा पेड़ नहीं है ना, वहां पे बारिश कम होने लगी है। पर उसके पेरिफेरल्स में, कचना वचना, किनारे विनारे में ना बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो उसका कारण क्या है? सिंपल, बादल को एक्स्ट्रा मॉइस्चर दे दो बारिश करा देगा, बादल से मॉइस्चर ले लो बारिश नहीं कराएगा, है ना। तो इसलिए इसको देख के हम ये बता सकते हैं इस जगह पे बारिश हो सकती है। इसलिए ना क्लाइमेट का आपके मोबाइल पे भी आता होगा मेट डिपार्टमेंट से कि इस डिस्ट्रिक्ट में बारिश होगी, हैवी रेन की संभावना है। पर वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता भाई आपके न्यू राजेंद्र नगर में बारिश होगी या इधर नहीं होगी, पर ये नहीं बता सकता। क्यों? वही मॉइस्चर की बात है, कहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर है, कहाँ पे कम मॉइस्चर है। ठीक है, तो इसलिए क्या है ना, तालाब के किनारों में या वाटर बॉडीज के किनारों में थोड़ा ग्रीनरी ज्यादा होती है, ऑब्जर्व करना। ठीक है ना, तो इसलिए पीपल का पेड़ आपको तालाब के नीचे ही बगल में ही मिलता है। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा बताने का पर्पस ये था, यहां पे इतना डेंस दिख रहा है, मतलब यही कहीं पे साइक्लोन है ना, चक्रवात है ये। नॉर्मली चक्रवात या साइक्लोन जो हम फेस करते हैं वो ओशन में ही जनरेट होता है ना। कभी भी लैंड से साइक्लोन नहीं जाता है या ओरिजिनेट नहीं होता। साइक्लोन हमेशा कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? ओशन में। या तो ये कौन सा सी है? अरेबियन, अरब सागर है। और ये कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। या तो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होगा या तो अरेबियन सी में ओरिजिनेट होगा, पर कभी भी ये मेन लैंड पे ओरिजिनेट नहीं होता। ये अमेरिका जो है ना या यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे जो साइक्लोन आते हैं उसमें उसके कुछ साइक्लोन्स जो हैं वो लैंड पे ओरिजिनेट होते हैं। पर हमारे इंडिया के जितने साइक्लोन्स हैं वो कहां पे ओरिजिनेट होते हैं? ओशन में। हम जब साइक्लोन का चैप्टर पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या है कि आप जब आईएएस बनोगे तो ऐसा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आपके पास आ जाएगा ये कि इस जगह पे बारिश होगी। अब आप मैप को देख के समझ नहीं पा रहे हो कहाँ पे क्या करना है करके, ठीक है। तो क्या है, मेन थिंग है जहां पे ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे पुलिस को पहले से अलर्ट करना है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, जब बारिश ज्यादा होती है तो उसी समय जाम लगता है ना। बारिश होती है जाम लगता है, उसका कारण क्या है? एक तो लोग ज्यादा कार में आते हैं, दूसरा लोग ज्यादा रश में रहते हैं, और तीसरा सड़कें नैरो हो जाती हैं। ठीक है ना, लोग मेन रोड को प्रेफर करते हैं रादर देन साइड रोड को, जिसके कारण से बारिश ये हो जाता है। तो इसके कारण से पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट करना आपके लिए भारी पड़ जाता है। तो इसलिए बीइंग एन आईएएस ऑफिसर आपको पता रहना चाहिए कहाँ कहाँ पे कितनी बारिश होने वाली है। ठीक है, ये तो सिटी की बात हुई, रूरल एरिया में अलग तरीके से होता है। तो हर एक साइक्लोन का ऐसा अलग अलग रूट होता है। जैसे एक ओखी साइक्लोन आया था, उसका ऐसा रूट था कि ना कहीं पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, कहीं पे वीक हो जाता है, फिर स्ट्रांग हो जाता है, इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो हर एक साइक्लोन का एक पैटर्न है। पर साइक्लोन ओरिजिनेट का एक प्लेस होता है और वो लैंड पे कहीं ना कहीं पे फॉल करता है ना। जैसे ये गुजरात में फॉल किया था, मुंबई में फॉल किया था। इधर के साइक्लोन्स जो आते हैं ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह पे फॉल करते हैं, इधर के जो साइक्लोन्स आते हैं। अभी एक साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ था पर वो ज्यादा बड़ा नहीं बन पाया और वो वहीं पे डिसिपेट हो गया, तो इसलिए हमारा दिवाली बच गया, नहीं तो फिर से वो हो जाता बारिश अच्छा खासा। तो एक चीज देखो, मैं एक डेटा दिखा रहा हूं आपको कि इतने सारे साइक्लोन्स आए हैं अभी तक 1963 से लेके लगातार जो साइक्लोन्स दिखते जा रहे हैं, इसमें क्या चीज कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ कॉमन नहीं दिखेगा अभी आपको। इसमें एक चीज क्या कॉमन है मैं बता रहा हूं। हाँ दिखेगा, आप देखो थोड़ा सा अच्छे से देखो, कुछ कॉमन दिखेगा आपको।
क्या कॉमन दिख रहा है? हम्म। देखो, मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, है ना, इसी जगह पे दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स जो हैं, हार्डली एक दो साइक्लोन मिलेंगे, जैसे ये गोनू था और ये नीलोफर था, जो कि आपके अरेबियन सी के साइड थे। तो ये कंफर्म है कि हमारे यहाँ इंडिया में साइक्लोन ज़्यादा ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल में, और कम ओरिजिनेट होते हैं अरेबियन सी में, जबकि दोनों ही इंडियन ओशन है, दोनों हिंद महासागर का पार्ट है। यस, पर दोनों में एक डिफरेंसेस है, और इसका डिफरेंसेस निकालना ही हमारा स्कोप ऑफ सिलेबस है कि हमको क्या समझ। क्लाइमेट यूपीएससी ने क्लियरली लिख दिया है, चेंज फीचर को समझना है आपको, कि देखो साइक्लोन पहले बे ऑफ बंगाल में बहुत ओरिजिनेट होते थे, नाउ इट इज अरेबियन सी में भी काफी ओरिजिनेट हो रहे हैं, इतना ओरिजिनेट नहीं होते थे। तो मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, और यूपीएससी की नजर में तुरंत से रहता है कि अगर आपका चेंजेस हो रहा है क्लाइमेट में, या कोई ऐसे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लास्ट 2-3 साल से राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है, ठीक है ना, इस साल भी अच्छी खासी बारिश हुई है राजस्थान में, और उसका इफेक्ट दिखने लगा कि बहुत सारे जो ब्राउन पैचेस थे जहां डेजर्ट था, वहां पे आपको ग्रीनरी दिखने लग गई है। दूसरा एक ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है, एंड दैट इज अ गुड न्यूज ऑल्सो, कि हमारे हिमालय में बर्फ का जो चादर है, जो ना स्नो का कवरेज है, वो बढ़ गया है, ठीक है ना। और ये अच्छी न्यूज है कि खराब न्यूज है? क्यों? हीट कम होगा, और करीब 20% से ऊपर हमारा स्नो का कवरेज बढ़ गया हिमालय में। बहुत अच्छी, यही चीज है। क्या है? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सब में पानी अब कहां से आएगा? स्नो से आएगा। अक्टूबर के बाद कहां से पानी आएगा? उसमें स्नो जितना होगा उतना पानी आएगा। जैसे क्या है, अमेजन नदी, जिसके कारण से अमेजन फॉरेस्ट बना है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, तो अमेजन रिवर में अच्छा पानी तब रहेगा जब एंडीज माउंटेन में अच्छी बर्फ रहेगी। तो एंडीज माउंटेन में अच्छी बर्फ है, तब अमेजन रिवर में अच्छा पानी रहेगा। हिमालय में अच्छी बर्फ है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये तीन में अच्छे पानी रहेगी, और इसमें अच्छा पानी रहेगा। तो मतलब समझ लो कि खरीफ के साथ साथ रबी का फसल और जायद का फसल भी अच्छा हो पाएगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हिमालय के आसपास के एरिया, वो जहां जहां गंगा जाती है वो सब के लिए बहुत फ्रूटफुल है, पानी अच्छा रहेगा तो। और वो हमारे लिए तो अलग बात है, दूसरा जो रिवर के डॉल्फिन होते हैं और रिवर पे जितने एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, वो सब के लिए अच्छी बात है, ठीक है ना। इसलिए स्नो कवरेज एक अच्छा इंडिकेशन है, प्लस टूरिज्म, जो कि फरवरी के आसपास चालू होता है, हिमालय में बर्फ देखने के लिए लोग जाते हैं कि ठंड हो गया अब बर्फ आएगी करके। तो वो टूरिज्म आपका नवंबर से चालू हो सकता है। मैं मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट सिर्फ बर्फ देखने जाते हैं, सही बताएं तो। पहाड़ देखना है तो केरल में भी चले जाएंगे, पर बर्फ देखने के लिए हिमालय में पहुंचते हैं, है ना। तो बर्फ देखने के लिए टूरिज्म जो है वो बढ़ जाता है। अभी से हिमाचल वगैरह में सब बर्फ आ चुकी है। आप देखोगे कि आज पेपर में आया है, केदारनाथ को आज से बंद कर दिए, केदारनाथ बद्रीनाथ को, वो बंद रहेगा पूरा जब तक बर्फ जमे रहेगी वहां पे। और क्यों बंद होता होगा पता है? पूरा स्नो नीचे तक आ जाता है, समर सीजन में स्नो ऊपर तक पहुंच जाता है, फिर नीचे फिर ऊपर, यही तो होता है, ठीक है। तो पूरा बर्फ जमा रहेगा तो कैसे मंदिर देखोगे भाई? तो भगवान को भी सुला देते, भाई आप भी सो जाओ, बर्फ जम गया है तो अभी कोई पूजा नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल चीज है ना, आप पूजा नहीं कर सकते तो सुला देते भगवान को, तो ये चीज है।
तो पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे क्वेश्चन आए हैं उससे आपको ये समझ आएगा कि हमको पढ़ना कैसे है। देखो क्या है इसमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जैसे यहां पे लिखा है मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेट हैपनिंग्स आर एक्सप्लेन्ड एज एन आउटकम ऑफ द अल नीनो इफेक्ट, डू यू अग्री करके। क्या है आजकल अल नीनो ला नीना का बहुत नाम सुनते होगे आप, है ना। और एक सिंपल चीज है, अल नीनो जब साल होता है उस समय बारिश कम होती है और ला नीना वाला साल में बारिश ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो किसी साल में ज्यादा बारिश हो रही है तो ला नीना का साल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। पर अल नीनो का बहुत भयानक इम्पैक्ट है, इतना भयानक इम्पैक्ट है कि जिस साल अल नीनो ज़्यादा होता है उस साल जंगल में आग ज़्यादा लगती है, सूखे ज़्यादा होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा है। अब सोचो क्लाइमेट का सारा बेसिक्स पढ़ लिए, इसके बाद हम अल नीनो के बारे में समझ पाएंगे, और क्वेश्चन उसी से आया। अब बताने का पर्पस ये था कि हम बुक से पढ़ने के बाद जब पेपर में न्यूज़ आएगा उसको रिलेट करना है। जैसे मैं जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, अर्थक्वेक क्यों आता है पढ़ा, कहाँ कहाँ पे आ सकता है ये पढ़ा, पर जिस साल अर्थक्वेक आएगा वो क्यों आया वो जानना जरूरी है ना। ये नहीं बोल सकते कि हम इसको नहीं पढ़े, भाई ये यूपीएससी अप्लाई करने के लिए ही है आपका नॉलेज को, ठीक है। तो अब साइक्लोन आएगा तो अगर साइक्लोन के जितने भी इफेक्ट हैं या कैसे साइक्लोन आते हैं वो जान गए तो आप जान सकते हो कि इस बार क्यों साइक्लोन आया, ठीक है। वैसे क्या है इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको। वाई मोस्ट ऑफ द जो साइक्लोन्स जो चक्रवात आते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, वो साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको में है। इसका कारण क्या है करके तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। वैसे ये बताओ गल्फ ऑफ मेक्सिको कहाँ पे है, मेक्सिको मत बोलना है, कहाँ पे है, कौन से सी में है, कौन से ओशियन में है। गल्फ ऑफ मेक्सिको, हम्म, अटलांटिक। कोई और बता सकता है कुछ। कितने ओशियन है, कितने महासागर है। एक दो तीन चार पांच, कितने, पांच, पांच ओशियन है आपके हिसाब से। एक आध तो सुना होगा, बचपन में तो पढ़ा है, बचपन में जैसी ज्योग्राफी पढ़ते हैं सबसे पहले कितना महाद्वीप कितना महासागर कितने है ना, कॉन्टिनेंट है और कितने ओशियन है, यही पढ़ाया जाता है। पांच कंफर्म है। ये जो दिख रहा है ये कौन सा ओशियन है, कैसे बोल सकते हो। इंडिया दिख रहा है इसलिए, है ना। यस, हाँ, चलो घूम के आते हैं। ये कौन सा दिख रहा है, ये कौन सा महाद्वीप है, ये दोनों कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा है, अफ्रीका है। मैच ज्यादा देख रहे हो लगता है ना। और ये हाँ, ब्राजील, ब्राजील नहीं बोला ना। हाँ, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है ना। तो इसके बीच में ये कौन सा ओशियन है, ये कौन सा महासागर है आप बताओ। अटलांटिक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंध महासागर, अटलांटिक ओशियन। ऊपर में कौन सा ओशियन है, ये वाला, ये भी अटलांटिक है, यहां से लेके नीचे तक पूरा अटलांटिक है, ठीक है ना। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये जो दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका, कंफर्म ना, नॉर्थ अमेरिका। और ये कौन सा है, ये यूरोप है। ये कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा, साउथ अमेरिका। ये कौन सा, अफ्रीका। इनके बीच में कौन सा ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। ये कौन सा ओशियन, पैसिफिक, प्रशांत महासागर।
कितने ओशन हो गए? 3। ये ऊपर में जो ओशन है इसका नाम क्या है? आर्कटिक। ये कौन सा कंट्री है? कौन सा, हाँ चलो, ये कौन सा कंट्री है? हाँ ये रशिया है। ये कौन सा है? ये लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश, नॉर्वे, है ना। ये यूरोप है, ये, अच्छा, ये यूरोप है, ये एशिया, है ना। ये यूरोप, ये एशिया, इसके बीच में क्या है? आर्कटिक ओशन। इधर पे ये कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है। ये कौन सा है? ये नॉर्थ अमेरिका। क्या है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड, इनके बीच में क्या है? आर्कटिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका को ऐसे देखोगे तो पहचान लोगे, है ना, ऐसे देख रहे हो तो पहचान नहीं पा रहे हो। ये कौन सी कंट्री है? हाँ कनाडा। तो ये कनाडा है, ये ग्रीनलैंड है, ये कौन सा है? अलास्का। यस, अलास्का है। ये अलास्का किसका पार्ट है? लड़ाई हो जाएगी पुतिन और उसमें। ये अमेरिका का पार्ट, और ये क्या है? रशिया। ये अमेरिका और ये रशिया। ठीक है ना। फिर ये पूरा रशिया गया, बीच में यूरल माउंटेन है, यहां से यूरोप चालू हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से है। तो ये बीच में कौन सा ओशन है? अमेरिका और किसके बीच में? हाँ, अमेरिका और एशिया के बीच में, ठीक है ना। इधर पे अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, और इधर पे क्या है? ये एशिया है। ये क्या है? जापान। ये क्या है? कोरिया। ये जापान, ये कोरिया, ये क्या है? फिलीपींस। ये क्या है? इंडोनेशिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या है? इंडोनेशिया, फिर क्या? फिलीपींस, फिर क्या? जापान, फिर कोरिया। एक साइड में ये है और इस साइड पे क्या है? ये ऊपर में क्या था? कनाडा। फिर मैक्सिको। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है ना। अमेरिका, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, और इसके बीच में जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो 3 जगह पे बहुत ज्यादा साइक्लोन आते हैं। वो कौन कौन सा? गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल, और ये साउथ चाइना सी, है ना। ये चाइना है ना। साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, ये 3 जगह पे। ये क्या है? हाँ, अरेबियन पेनिनसुला, इसको अरेबियन पेनिनसुला बोला जाता है। इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ठीक है ना, यमन, सऊदी अरेबिया दिख रहा है, यमन, ओमान, ये इराक, ये ईरान। ठीक है। हम्म। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो क्या होता है, यूवी ना ज्यादा चीजों को पास कर पाता है ना। सनलाइट सभी चीजों को पास नहीं कर पाता, है ना। सनलाइट हमसे पढ़ के थोड़ा रिफ्लेक्ट हो सकता है, पर यूवी अंदर जा सकता है, इसलिए स्किन कैंसर के चांसेस होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ना, सुबह की धूप जिसमें यूवी नहीं होता या बहुत कम होता है, सुबह की धूप अच्छी होती है, डे टाइम की धूप अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। जब ना सन डिस्टेंस में होता है, टेढ़ी किरण आती है,
तो वायलेट ना ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाता, रेड ज़्यादा दूर तक पहुंचता है, तो यूवी ना पहुंच नहीं पाता, एक्चुअली निकलता तो है पर पहुंच नहीं पाता, इसलिए सुबह का जो धूप है लाल दिखता है, समझ लो ना। तो इसलिए नाइट की भी धूप क्या दिखती है, लाल दिखती है, जो इवनिंग का जो धूप रहती है वो लाल दिखती है, क्योंकि दूर तक कौन पहुंचता है, रेड, है ना। वायलेट का टेंडेंसी या अल्ट्रावायलेट का टेंडेंसी फैल जाता है, वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम डेंजर का सिग्नल किससे दिखाते हैं, रेड से दिखाते हैं, ताकि दूर तक देखें। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। ठीक। नहीं आता ना, ये तो दिक्कत है सब, इसलिए ना इक्वेटर के आसपास वाले लोग ज्यादा डार्क होते हैं, है ना, इक्वेटर से दूर वाले लोग कम डार्क होते हैं। तो एक्चुअल में रेस अलग अलग क्यों हुआ, तो रेस अलग अलग इसलिए हुआ, जिस जगह पे सनलाइट ज्यादा होती है वहां पे परमानेंट चेंजेस आ गए आपकी बॉडी में, जिस जगह पे सन रेस कम है वहां पे कम चेंजेस आए, है ना। हम बोलते हैं ना घर में बैठ बैठ के गोरा हो गया है। जिसकी बॉडी को जरूरत ही नहीं हो रही धूप की, वो धीरे से गोरा ही हो जाता है। पर आपको जिसको हमेशा से बाहर में काम करना है, जैसे इंडियंस का मोस्ट ऑफ द फार्मर्स के बाहर की टेंडेंसी है कि बाहर में काम करते थे, तो उसके में परमानेंट चेंजेस आ गए, और वही उसको हेल्प भी करता है। ठीक है ना, देखा जाए तो जिसका स्किन का टोन डार्क है, उसको चांसेस कम है किसके, स्किन के कैंसर के, है ना। पर जिसका स्किन का टोन व्हाइट है उसको हाई चांसेस है स्किन के कैंसर के। ठीक है, उसके में नेचुरल प्रोटेक्शन है। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए ना, बॉडीली दे आर मोर सुपीरियर एज कंपेयर टू जो व्हाइट हैं, है ना। इसलिए तो जितने मैराथन या स्प्रिंटर्स होते हैं ना, उसमें सब जमैकन अफ्रीकन वाले सब दिखते हैं, क्योंकि 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दौड़ना है विद सेम टेंडेंसी, तो अगर बॉडी साथ नहीं देगा तो कैसे होगा। तो हेयर ऐसे करली जैसा हो जाते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि हेयर व्हाइट हो जाएंगे, आपके हेयर जाएंगे यूवी में, वो व्हाइट हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि बहुत मेहनत किया काम किया तो ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए हैं, तो बाल सफेद होना मतलब वो धूप में बहुत काम किया है। ठीक है ना, और इसके कारण से व्हाइटिश हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, मैं कहाँ पे चला गया था। हाँ, सेम प्रोपोर्शन में आता है, यूवी सेम प्रोपोर्शन पे नहीं आता, है ना। जो इक्वेटर के पास वाले कंट्रीज हैं उस पर ज्यादा आता है, और जो इक्वेटर से दूर वाले कंट्रीज पे यूवी कम आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। जब क्लास हमारी पूरी हो जाएगी क्लाइमेट की, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेंगे, आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 2017 के भी कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें जैसे क्या है, हाउ डज द क्रायोस्फीयर अफेक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट, ऐसा ऐसा ना बाउंसर फेंकेगा वो, कुछ नया वर्ड्स लेके आएगा, और आपको प्रिपेयर रहना है, जितना कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहोगे उतना ही अच्छा है। ख्याल रखना यूपीएससी के खासकर ज्योग्राफी में आपको रटना नहीं है कुछ भी चीज। अब जैसे एक ये दो मैप मैं देख रहा हूं, इस दो मैप में डिफरेंस क्या है, यस, ये क्लाइमेट बता रहा है और वो वेदर बता रहा है, उसमें दिखा रहा है कि आज का क्या टेम्परेचर है, कितनी बारिश होगी, ये सब दिखा रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में हम लोग ने समझ लिया। अब ये बताओ कि इंडिया के क्लाइमेट को सिंगल वर्ड में हम डिफाइन करें, तो क्या किस टाइप का क्लाइमेट हम बोलेंगे इंडिया के क्लाइमेट को, मानसून टाइप का क्लाइमेट। हमारे यहाँ इंडिया में यूनिक चीज है, वो है मानसून। क्या सारे जगह पे मानसून होता है, नहीं होता। मानसून है क्या, कोई बता सकता है डेफिनेशन उसका, मानसून का। रिट्रीट। हम्म। हम्म। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज मानसून, एक पर्टिकुलर सीजन में पवन की दिशा का विपरीत हो जाना क्या है, मानसून।
एक पर्टिकुलर सीजन में। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज मॉनसून। अब विपरीत हो जाना मतलब क्या? मतलब वही नारायण शंकर जो मोहब्बतें मूवी में रहता है कि अब पश्चिम से हवा बहने लगी है, या अब पूर्व से हवा बहने लगी है। तो ये जो पूर्व से, ये जिसको पूर्वैया बोलते थे, पछुआ बोलते थे, ये सारी चीजें हैं क्या? ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर सीजन में विंड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। आप कभी ऑब्जर्व करना, आपके घर में जो विंडो है वहां पे विंड किस जगह से आती है। आप देखना अक्टूबर ऑनवर्ड्स विंड का डायरेक्शन चेंज होने लग जाता है, ठीक है ना, अपोजिट आने लग जाती है। ठीक है, और इसी को ही हम मानसून बोलते हैं। देखा जाए तो अभी तक मानसून आ रही थी ओशन से लैंड की तरफ। अब बारिश, अब जो विंड चलेगी वो लैंड से ओशन की तरफ चलेगी। ठीक है, कैसे, ये आपको दिखाता है। ये है ना इंडिया? नहीं है, अच्छा। हाँ, ये है ना इंडिया। हाँ, तो विंड अभी तक ना ऐसे जा रही थी। कैसे? ऐसे, साउथ वेस्ट। ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट से ऐसे विंड आ रही थी। अब विंड आएगी नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, तो रिवर्स हो गया ना, कि पहले ऐसे आ रही थी मानसून के सीजन में, और विंटर सीजन में ऐसी हवा आएगी। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, मानसून। देखा जाए तो नॉर्मल हवा कौन सी है पता है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्मली ऐसी हवा बहती है। बस 3 महीने के लिए विंड का डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। ठीक है, और यहां से आती है तो मॉइस्चर ज्यादा आता है, उसके कारण से बारिश होती है। ठीक है, तो वही ये है मानसून। इसलिए इंडिया का क्लाइमेट को अगर हम सिंगल वर्ड में डिफाइन करें तो वो है मानसून टाइप का हमारा क्लाइमेट होता है, मानसूनी जलवायु है। वैसे तो देखा जाए तो ये सारी जगह पे भी मानसून आता है, यहाँ पे ये सारी जगह पे मानसून आता है। पर बहुत जगह पे ऐसे है कि जहाँ पे, जिनको जैसे नेपाल, इनको तो कोई ओशियन का मिला ही नहीं है, तो यहाँ पे विंड का डायरेक्शन चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, नेपाल, भूटान, हमको तो 7516 किलोमीटर का ओशियन का बॉर्डर मिला है। कितना किलोमीटर? 7516 किलोमीटर का, जिसमें से 6100 किलोमीटर अकेले इंडिया का ये वाला बॉर्डर है, और रिमेनिंग जो है अंडमान निकोबार का बॉर्डर है। तो टोटल मिला के कितना हुआ? 7516 किलोमीटर, और इंडिया का मेन लैंड का 6100। इतना हम लोगों को ओशियन का बॉर्डर मिला है। और हमारे साथ, इंडिया के साथ बहुत अच्छी बात यह है कि हमको ओशियन भी मिला है, और हमको वर्ल्ड का टॉलेस्ट माउंटेन भी मिला है। ठीक है ना, वर्ल्ड का टॉलेस्ट माउंटेन, ओशियन, प्लस हमको तीसरा चीज क्या है, हमको वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस मिला है। कौन सा? सबसे अधिक बारिश वाला, विश्व का सबसे अधिक बारिश वाला। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो चेरापूंजी था। फिर मैं जब पढ़ाना चालू किया तो मोहसिन राम था। पिछले साल या पिछले 2 साल से फिर से चेरापूंजी हो गया। तो प्रेजेंट कंडीशन क्या है? चेरापूंजी। चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये कहाँ पे है? मेघालय में। मेघालय कहाँ पे है? ये जो ml दिख रहा है, ये मिलीलीटर ना होके क्या है ये? मेघालय। ठीक है, ये है मेघालय। किसका बॉर्डर बनाता है? बांग्लादेश का बॉर्डर है ना। मेघालय में 3 हिल है, दिखेगा नहीं इसमें। 3 हिल है। ये जहां पे शिलोंग है ना, वो ना खासी हिल पे है, और उसी खासी हिल पे क्या है? चेरापूंजी। मेघालय 3 हिल से बना है, किससे किससे? गारो, खासी, जैंतिया। किससे किससे? गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 हिल से बना है। जिसमें खासी वाला जो हिल्स है ना, उसमें शिलोंग भी है, और उसमें चेरापूंजी भी है, और उसमें मोहसिन राम भी है। ठीक है, तो खासी हिल्स पे होता है मेघालय के। ठीक है, और ये जो शिलोंग था ना, या मेघालय था ना, वो एक्चुअली ना हमारे पेनिनसुला का पार्ट है। ये पेनिनसुला का पार्ट है, ये बीच से टूट गया, अलग बात है। अदरवाइज ये हमारे मेन, ये प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है ये। ठीक है।
अब किसी जगह पे क्लाइमेट के चेंज के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, या किसी एरिया का क्लाइमेट कौन कौन डिसाइड करता है। तो पहला फैक्टर है लैटिट्यूड, अक्षांश। तो आप ये बताओ, क्या है अक्षांश, क्या है लैटिट्यूड? भूमध्य रेखा के समानांतर में, काल्पनिक है। ये है अक्षांश। ये है, अच्छा पूरा रहता है, ये है। देखो ब्लू कलर फैल फैल रहा है ना। ब्लू कलर के घर में लाइट कभी लगाना नहीं चाहिए। झालर में लगा देते हैं, स्पेशल लाइट है ब्लू कलर, पूरा फैल जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए व्हाइट लगाओ, येलो लगाओ, रेड रेड भी लगा सकते हो, पॉइंट पॉइंट दिखेगा। ब्लू कलर का लाइट एकदम परेशान करता है, इसलिए ना आप देखना, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके घर में या कंप्यूटर में या किसी भी जगह पे ब्लू लाइट का ना एलईडी जो इंडिकेटर होता है ना, वो बहुत बहुत इरिटेट करता है आपको। ब्लू कलर का जो इंडिकेटर, क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, वो ज़्यादा परेशान करेगा आपको। तो इसलिए ना सूदिंग नहीं होता, अगर कहीं पे ब्लू लाइट चल रही है ना, तो सूदिंग नहीं होता, एनर्जी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा तकलीफ होती है। हाँ तो खैर, मैं ये ब्लू लाइट बना दिया। ये क्या है, लैटिट्यूड है। क्यों बनाया इसको? तो इंडिया यहाँ पे है ना, नहीं है, यहाँ पे है। अच्छा ऊपर है ये, अच्छा यहाँ पे, ये ये वाला पोजीशन। तो 1 2 3 कौन सा पोजीशन? 3 वाले पोजीशन पे है। हम लोग इक्वेटर के ऊपर में है। यस, 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर में है, ठीक है ना। तो जिस जगह पे इक्वेटर के पास होता है, उस जगह पे टेम्परेचर हाई होता है। लो क्यों लिखा फिर? जिस जगह पे इक्वेटर होता है उस जगह पे टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। और वहां पे प्रेशर क्या होता है? तो तापमान अधिक, दबाव कम, ठीक है ना। तो इक्वेटर के पास टेम्परेचर विल बी हाई और प्रेशर विल बी लो। तो क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये चीज? क्लाइमेट में 3 पार्ट बात किए थे हम लोग, कौन कौन से पार्ट बात के बारे में बात किए थे? क्लाइमेट के लिए जो 3 कंपोनेंट थे कौन कौन से थे? एयर, वाटर, टेम्परेचर। तो ये हॉट है ना इस जगह पे। अब प्रेशर कहीं पे लो होगा तो क्या क्या होगा वहां पे? किसी जगह पे लो प्रेशर है तो क्या होता होगा वहां पे? बलून के अंदर में प्रेशर हाई प्रेशर रहता है कि लो प्रेशर रहता है बलून के अंदर में? टायर के अंदर में, बलून के अंदर में प्रेशर हाई होता है ना। और हवा की टेंडेंसी लो से हाई में जाने की होती है कि हाई से लो में जाने की? तो बाहर में लो रहता है, टायर के अंदर में हाई रहता है, तभी तो बर्स्ट होता है। उल्टा होता तो टायर में हवा चले जाती बार बार बाहर से, है ना। मतलब एयर की टेंडेंसी क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाने की। ये कौन सा प्रेशर है? मतलब इसके तरफ विंड आती होगी, मतलब यहाँ पे विंड उसके आते हुए दिखती होगी। तो क्लाइमेट का सेकंड फैक्टर क्या है? एयर, है ना। तो इस जगह पे लो प्रेशर होने के कारण से एयर इसके तरफ आती होगी, है ना। तो यहाँ वाले लोग बैडमिंटन खेल पाते होंगे?
नहीं खेल पाते। जैसे समर सीजन में, बारिश के सीजन में आप नहीं खेल पाते बैडमिंटन। क्यों? लो प्रेशर रहता है इंडिया। लो प्रेशर होने से विंड चलते रहती है हमेशा लगातार। पता चला खेल रहे हो, लू चल रही है, ना तो शटल कॉक पढ़ पाया, ऊपर से आप पड़ गए लू में। ठीक है ना? तो क्या है, जहां पे विंड चलती है मतलब समझो वहां ज्यादा चलती है, मतलब वहां पे लो प्रेशर है। और जहां पे लो प्रेशर है मतलब ये समझो वहां पे गर्मी ज्यादा है। तीन चीज का कनेक्शन समझे? टेम्परेचर अगर हाई है, प्रेशर विल बी लो। प्रेशर अगर लो होगा तो विंड उसके तरफ चलेगी, विंड का स्पीड ज्यादा हाई होगा वहां पे। ठीक है? तो ऐसे ही सऊदी अरेबिया या राजस्थान में धूल भरे तूफान आते हैं। देखा है ना? या तो समर सीजन में 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और खूब बारिश होती है और खूब हवा चलती है। गर्मी के सीजन में ऑब्जर्व किया होगा, है ना? तो समर सीजन में जो गर्मी के दिन में दोपहर के 2 बजे के बाद ही बारिश होती है, देखना, गर्मी के दिन में। और अचानक से इतना तेज हवा चलेगी, पहले बहुत गर्म रहेगा, फिर अचानक से तेज हवा चलती है और उसके बाद पूरा बारिश होके फिर नॉर्मल हो जाता है। और ऐसा फ्रिक्वेंटली होता है। क्यों? क्योंकि सिंपली प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई था तो प्रेशर लो हो गया, विंड उसकी तरफ आई, है ना? विंड आके बादल बन गए, बारिश हो गई, हो गया नॉर्मल। ठीक है ना? हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, है ना? मैं बस आपको फील करा रहा हूँ चीजों को। तो क्या है कि लैटिट्यूड डिसाइड करता है किसी जगह पे कितना टेम्परेचर पड़ेगा। अब इधर पे क्यों ज्यादा टेम्परेचर पड़ता होगा? तो सन से सीधा आता है तो ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, ज्यादा हीट पड़ता है। सीधी रेस, कैसे? कहीं पे कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया कि सीधी रेस पड़ रही है तो ज्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है? अफ्रीका में सीधी रेस पड़ती है तो ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है वहां पे। अच्छा। लाइट जाती है ना? घर में मम्मी ने बोला बेटा टॉर्च टॉर्च लेके आ, टॉर्च लेके गए, उनको सीधा चेहरे पे दिखा दिए। परेशान होगी? क्यों होगी? सीधी रेस, सीधी रेस के कारण से परेशान हुए, क्योंकि सीधी रेस में क्या होता है, ज्यादा एनर्जी होता है। तो क्या टेढ़े रेस में कम एनर्जी होता है? नहीं, मतलब क्वेश्चन ये है कि तिरछी रेस में कम एनर्जी होगा। सन ऐसा डिसाइड करता है कि सीधे पहुंचेगा तो ज्यादा एनर्जी दूंगा, टेढ़ा पहुंचेगा तो कम एनर्जी दूंगा। बिल्कुल, ये है कारण। कहाँ गया, आना? इसलिए ये है कारण। क्या हुआ इसके साथ, देखो उसको समझो। तिरछी रेस ज्यादा एरिया कवर करती है, एनर्जी तो सेम रहता है, पर सेम एनर्जी को आप ज्यादा बड़े एरिया पे फैला दो, आपको कम एनर्जी फील होगा। खिचड़ी बहुत गर्म रहता है, थाली में फैला दिया, खा सकते हो फिर उसको। समझो ना? टॉर्च में बहुत ज्यादा लाइट थी, आपने उसको थोड़ा फोकस हटा दिया, ज्यादा फैला दिया, एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है? तो क्या होता है, तिरछी रेज में ऐसा नहीं कि एनर्जी कम होती है, पर क्या हुआ कि वो ज्यादा बड़ा एरिया कवर करती है, कि तो पर स्क्वायर फीट में एनर्जी कम हो जाती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण जो उन्होंने बताया, क्योंकि रास्ते में उसको इतने पार्टिकल्स, डस्ट, वाटर वेपर, ये सारे मिलेंगे, टकराएगा, डिफ्यूज होगा, इधर उधर स्कैटर होगा, बादल मिलेंगे, तो इसको ज्यादा डिस्टर्बेंस मिलेगा एज कंपेयर टू इसको, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा ट्रेवल कर रहा है ना, और ये देखो इतना ही बस ट्रेवल कर रहा है। तो दो कारण है, अगर कोई पूछे कि जो तिरछी रेज हैं या लैटिट्यूड में जो हायर पोजीशन है वहां पे टेम्परेचर कम क्यों पड़ता है, तो बताना कि सन की एनर्जी ज्यादा बड़े एरिया में फैलता है, इसके कारण से वहां पे टेम्परेचर लो रहता है। दूसरा, ज्यादा एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करता है, ज्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करता है, जिसके कारण से स्कैटरिंग वगैरह होता है, इसके कारण से टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं पहुंच पाता। ये समझ गए? इसलिए लैटिट्यूड डिसाइड करता है
कि वहां पे कितना टेम्परेचर पड़ सकता है। तो हमारा इंडिया कौन से पोजीशन में था? इक्वेटर के जस्ट ऊपर। तो मतलब हमारे पास भी सीधी रेस पड़ती है इंडिया में। छत्तीसगढ़ में पड़ती है सीधी रेस, रायपुर में पड़ती है सीधी रेस। छत्तीसगढ़ में पड़ती है सीधी रेस। 0 से 23.5 नॉर्थ और 0 से 23.5 साउथ, इसमें एक ना एक बार सीधी रेस पड़ती ही है। ठीक है ना? और 23.5 के बियॉन्ड किसी जगह पे सीधी रेस नहीं पड़ती। 23.5 के बियॉन्ड मतलब दिल्ली में कभी भी सीधी रेस नहीं पड़ेगी। पर छत्तीसगढ़ का मोस्ट ऑफ द पोर्शन 23.5 के नीचे आता है, इसलिए छत्तीसगढ़ या रायपुर में सीधी रेस पड़ेंगी। हमने ट्रॉपिकल एरिया इसलिए बना के रखा है या 23.5 इसलिए बना के रखा है कि 23.5 के अंदर में कभी ना कभी सनरेज सीधी पड़ेंगी। 23.5 23.5 जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, इसमें सीधी रेस सीधी कब पड़ती है? 21 जून योगा डे। 21 जून योगा डे, जिस दिन दिन सबसे लंबा होता है, उस दिन सन रेज सीधी पड़ती हैं। ठीक है? और उसके बाद से वापस जाना चालू हो जाती है। कहां तक जाती है? कैप्रिकॉन तक, है ना? कर्क रेखा पे पहुंचती है सीधी रेस 21 जून को। फिर सितंबर 22-23 सितंबर को 0 डिग्री इक्वेटर पे सीधी रेस। फिर नीचे पहुंची ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा पे सीधी रेस, जिसमें हम मकर संक्रांत मनाएंगे। ठीक है ना? फिर हम वापस आए 0 डिग्री। कब हुआ? 21 मार्च। 21 मार्च को फिर से 0 डिग्री इक्वेटर पे सीधी रेस। फिर पहुंचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21 जून। जून के बाद क्या आता है? सितंबर। सितंबर इक्वेटर, डे और नाइट इक्वल। फिर से नीचे कौन सा डे? सितंबर निकल चुका है, अब क्या आएगा? दिसंबर। दिसंबर 22-23 दिसंबर, जिसमें सीधी रेस किस पे पड़ेगी? कैप्रिकॉन पे, मकर रेखा पे। और हमारे यहां सबसे लॉन्गेस्ट नाइट, रुको ज्यादा हो गया, ये है कॉस्को टेनिस बॉल। ये 0 डिग्री, ये 23.5, ये है 23.5। कौन सा कर्क है, कौन सा मकर है, कौन सा कैंसर है, कौन सा कैप्रिकॉन है? ये कैंसर है, कंफर्म। चलो कैंसर कर देते हैं। कर्क रेखा, ये क्या है? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन कर देते हैं। ये क्या है? इक्वेटर। ठीक है? सन रेज सीधी पड़ रही हैं अगर इस पे, तो कौन कौन से डेट होने के चांसेस हैं? 0 डिग्री पे पड़ रही तो नो, 21 मार्च या 23 सितंबर। जब हमारे यहां इंडिया में डे और नाइट इक्वल होता है, इसका मतलब सनरेज किस पे सीधी पड़ रही होगी? 0 डिग्री पे। अब सनरेज इस पे सीधी पड़ रही है, किस पे? कैंसर पे। तो वो कौन सा डेट होगा? 21 जून, जिसमें डे क्या होगा? लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट डे। आप ये बताओ, अगर हमारे यहाँ लॉन्गेस्ट डे है तो कैप्रिकॉन वाले पे लॉन्गेस्ट नाइट होगा, है ना? ये क्यों होगा हम सारा समझेंगे, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं, है ना? ये लॉन्गेस्ट डे है और
उस समय यहां पे लॉन्गेस्ट नाइट होगा। फिर जून के बाद आ गए सितंबर में, डे और नाइट इक्वल। अभी डे नाइट लंबी हो रही है कि छोटी हो रही है बताओ? नाइट लंबी हो रही, कब तक होगी देखो? हम्म, नहीं, 21 दिसंबर या 22 दिसंबर, सबसे सबसे लंबी रात, ठीक है ना? तो क्या है, 21 दिसंबर या 22 दिसंबर के आसपास क्या होगा, सबसे सबसे लंबी नाइट होगी। इसके बाद नाइट का टाइम घटता जाएगा। तो नाइट का टाइम कब तक घटेगा? मार्च तक। और उसके बाद क्या, डे टाइम बढ़ता जाएगा और नाइट फिर भी घटता जाएगा। कब तक डे बढ़ता जाएगा और नाइट पूरा घटता जाएगा? 21 जून तक बढ़ेगा। तो शॉर्टेस्ट नाइट कब होगा इंडिया में? शॉर्टेस्ट नाइट 21 जून, जिस दिन दिन लंबा है तो उस दिन रात छोटी होगी। सबसे लंबा नाइट कब होगा? 22 दिसंबर, ठीक है ना? डे और नाइट इक्वल कब होगा? हाँ, ठीक है। तो अभी हमारा नाइट टाइम बढ़ता जा रहा है, इसलिए ना देखोगे कि इवनिंग बहुत जल्दी हो जाता है, 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। जबकि कुछ दिन पहले आपको देखोगे 7 बजे जब क्लास होके निकलते थे तो अंधेरा नहीं रहता था, अब अंधेरा हो गया, ठीक है ना? तो ये है, इसलिए नाइट अभी लंबा होते जाएगा 22-23 दिसंबर तक। और हम मकर से जब वापस आता है सनराइज, तो पूरे इंडिया में मकर संक्रांति के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं, हम जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, है ना? पर एक्चुअल में देखा जाए तो 22-23 दिसंबर के बाद से सन वापस आने लग जाता है। हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि सन का वापस आना मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब एग्रीकल्चर, है ना? इसलिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है उसको। फिर कि सन हमसे दूर गया तो हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते, सन वापस आता है तब सेलिब्रेट करते हैं उसको, ठीक है ना? हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था, अगर इंडिया में आप बोलोगे कि ना सीधी रेज मतलब मेरा शेडो मेरे ऊपर ही पड़े, कौन से दिन होगा? 21 जून। 21 जून को 12 बजे अगर मैं धूप में निकलता हूं तो मेरा शेडो जो है मेरे पे सीधा पड़ेगा। इसका मतलब 23.5 का के ऊपर में कभी भी शेडो उसके ऊपर नहीं पड़ता होगा, तिरछा ही पड़ता होगा हमेशा। समझ लो ना? तो इसलिए ना 23.5 के ऊपर जाओ या 23.5 के नीचे जाओ, इन जगहों पे कभी भी सनरेज सीधी नहीं पड़ेगी। इसलिए इनको उष्ण कटिबंध बोला जाता है या ट्रॉपिकल एरियाज बोला जाता है। किसको? ये बीच का एरिया को। इन पे कभी ना कभी टेम्परेचर हाई होगा ही। और इंडिया कैसे पोजीशन पे है? इंडिया ऐसे पोजीशन पे है, तो इंडिया का जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है या गुजरात का नीचे वाला एरिया है या त्रिपुरा के नीचे वाला एरिया है, मिजोरम के नीचे वाला एरिया है, वहां पे आपको सनलाइट सीधी पड़ेगी। और बिहार ले लो या पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, वहां पे सनलाइट सीधी कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए वो एरिया जो इंडिया का है ना, इसके ऊपर वाला है वो सब ट्रॉपिकल होता है, उपोष्ण। और हमारा नीचे वाला जो है वो ट्रॉपिकल, उष्ण, ठीक है ना? इसलिए लैटिट्यूड डिसाइड करता है कि वहां पे कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है, लैटिट्यूड। अगर इंडिया यहां पे होता तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं जो नहीं होते। जैसे बहुत सारे हमारे खेत हैं, उनको या फसल है उसको धूप चाहिए। कौन कौन से ऐसे फसल है जिसको ज्यादा धूप चाहिए? धान को, पैडी को। धान को ज्यादा धूप चाहिए। और किसको ज्यादा धूप चाहिए? और किसको ज्यादा धूप चाहिए?
जादू को। कोई मिल गया वाला। और किसको ज्यादा धूप चाहिए? शुगर केन को, गन्ना को। और किसको चाहिए? चाय को, टी को। और किसको? जूट को। ठीक है ना। कॉटन, एक्चुअली कॉटन में ना थोड़ा सा ये है, बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं चाहिए कॉटन को, पर कॉटन को ब्राइट सनलाइट चाहिए। मतलब क्या डिफरेंस ये है, तापमान अधिक ना हो पर धूप खिली रहे, खिली धूप चाहिए उसको। ठीक है ना। इसलिए कॉटन बाकी जगह भी हो जाता है अच्छे से। क्या होता है, कॉटन में धूप नहीं पड़ने से कीड़े आ जाते हैं उसमें, इसलिए उसको धूप चाहिए, पर उसको पानी भी नहीं चाहिए, है ना, और उसको बहुत ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो क्या क्या बताया जिसको बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए? शुगर केन, राइस, टी, हाँ, जूट, है ना, इनको ज्यादा धूप चाहिए। और फल में बोल सकते हो, फ्रूट्स में मैंगो, मैंगो को बहुत धूप चाहिए। और और लीची, चलो बिल्कुल, लीची, यस। और ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ट्रॉपिकाना करके जूस आता है, देखा है? क्यों ट्रॉपिकाना नाम रखा है उसका? क्योंकि ऐसे फ्रूट्स जो ट्रॉपिकल एरिया पे मिलते हैं उसका जूस। बनाना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है उसको ज्यादा धूप चाहिए, सिंपल। जिसमें ग्लूकोज ज्यादा है उसको ज्यादा धूप चाहिए। बनाना ऐसे टेढ़ा कैसे हो जाता है, एकदम ऐसे बेंड क्यों हो जाता है? तो बेंड हो जाएगा। एक्चुअली देखो, बनाना ऐसे नीचे आता है, तो धूप के कारण से ऐसे टर्न हो जाता है, उसको धूप चाहिए करके। समझ लो ना, वो ऐसे टर्न इसलिए होता है क्योंकि उसको धूप चाहिए। समझ लो। इसलिए क्या है, ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, और ट्रॉपिकल फ्रूट्स को फ्रिज में नहीं रखा जाता। समझे ना, वो बाहर के लिए बने हैं, है ना। बनाना को फ्रिज में नहीं रख सकते। इवन मैंगो भी फ्रिज के लिए नहीं बनाया आइडियली, वो बाहर रखने के लिए बना है। समझे ना, ट्रॉपिकल एरिया के फ्रूट्स हैं, इनको गर्मी चाहिए। हाँ, एप्पल रख लो 1 महीने के लिए, अनार रख लो 1 महीने के लिए, चल जाएगा, पर ये सारे नहीं रख चल पाते। ठीक है। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि इंडिया अगर ऊपर में होता तो ये सारे चीज नहीं मिलते, इसलिए हम राइस के, शुगर केन के और मैंगो के वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं, है ना। ठीक। तो ये हुआ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड डिसाइड कर रहा है कि हमारा क्लाइमेट कैसा होगा। इसको देखो और एक्सप्लेन करो मुझे। मेरे को सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया को एक्सप्लेन करो। ये लो क्या लिखा है? लो प्रेशर। क्यों लो प्रेशर है? हाई टेम्परेचर। क्यों हाई टेम्परेचर पड़ा? सनरेज स्ट्रेट पड़ रही है ना, इसके कारण से। ठीक है। तो फिर ये विंड ऐसे क्यों आ रहा है इधर पे? हाँ, ये यही दिखा रहा है कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर है। उस विंड का क्या नाम है? ने ट्रेड विंड ना, ने नहीं पढ़ना, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है ना, है ना। और वो साउथ ईस्ट, है ना।
तो उत्तर पूर्वी व्यापारी पवने और दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवने, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ये ट्रेड क्यों नाम लिखा है? यस, ये विंड को ट्रेड के लिए यूज किया जाता था, इसलिए इसको ट्रेड विंड बोलते हैं, व्यापार के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये कहां से आ रही है विंड? अरे तो वो तो ठीक है, मतलब कौन सी जगह से आ रही है? हाई से आ रही है ना, है ना? हाई कितने डिग्री पे है? 30। मतलब 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ हवा चलती होगी, है ना? 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ हवा चल रही है। ऊपर में भी ऐसी है, मतलब 30 डिग्री हाई प्रेशर है ना? 30 डिग्री हाई प्रेशर होगा और 0 डिग्री लो प्रेशर होगा, है ना? हमारे यहाँ इंडिया में 30 डिग्री किसके आसपास जाता होगा? हमारे इंडिया का बॉर्डर कहां से कहां तक है, कुछ बता सकते हो? नीचे 8 डिग्री 4 मिनट से फिर 37 डिग्री, ठीक है ना? तो 8 डिग्री से 37 डिग्री तक है हम। तो 30 मतलब 30 हमारे इंडिया के अंदर ही आ रहा होगा, हिमालय के आसपास आता होगा, मतलब हिमालय से केरल की तरफ हवा चलती होगी। इन जनरल वैसी हवा बहती है, बताया था मैंने, है ना? तो ये ऐसी विंड है जो परमानेंट है, पूरे अर्थ में ऐसी चलती है। रिवर्स कब हुआ? मॉनसून के सीजन में। तो मॉनसून के सीजन में रिवर्स हो गया, इसलिए हम उसको मॉनसून बोल रहे हैं। और वो भी कितने मंथ के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए रिवर्स हो गया। हमारे मॉनसून का डायरेक्शन क्या बोला जाता है? साउथ वेस्ट मॉनसून, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट होता है साउथ वेस्ट, ठीक है ना? तो वो है मॉनसून। ठीक, तो इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। क्यों बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड? हाई प्रेशर के कारण से। तो जिसको भी हाई प्रेशर है तो मतलब हॉर्स है वहां पे। हाँ, हम्म। ये जहां पे हाई प्रेशर है, यस आप सही बोले हो, जहां पे हाई प्रेशर है विंड ज्यादा चलती होगी। विंड ज्यादा तेजी से कहां चलती है, हमने पढ़ा था? तो लो प्रेशर में विंड ज्यादा तेजी से चलती है, हाई प्रेशर में विंड नहीं चलती है, एयर बस रहती है। जैसे विंटर सीजन, ठंड के दिन में विंड चलना बंद हो गई, मस्त बैडमिंटन खेलोगे आप, है ना? क्यों? क्योंकि विंड नहीं चलती, क्योंकि इंडिया हाई प्रेशर में बनता जा रहा है, पहले लो पे था अब हाई था। तो एक चीज ध्यान रखना, हाई प्रेशर का एक सिंपल फंडा है, अगर हवा नहीं चल रही है ना, मतलब वो हाई प्रेशर में बना हुआ है ना? अगर हवा चल रही है मतलब क्या है? वो लो प्रेशर में बना हुआ है। और जब भी लो प्रेशर बना है मतलब मौसम बिगड़ सकता है, ठीक है ना? तो खैर, अब इस जगह पे हवा नहीं चल रही है, तो शिप हैवी होता था शिप, और उस समय पर्दे से चलता था, ये जो पर्दे लगाते थे उसी से चलता था शिप। अब इस समय इस जगह पे हवा नहीं चल रही है, और जो बिजनेसमैन थे वो लोग क्या है, जब शिप से उतरते थे तो ओला उबेर की फैसिलिटी नहीं थी उनके पास उस समय, कि भाई वहां से अपने घर तक पहुंच सके, तो वो लोग घोड़ा लेके चलते थे ताकि घर तक पहुंच सके। तो घोड़ा इतना हैवी हो जाता था कि शिप नहीं चल पाती थी, तो घोड़े को कहां फेंक देते थे? समुद्र में, ठीक है? तो समुद्र में फेंक देते थे, उसके बाद ये शिप जो है हल्का हो जाता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। तो हॉर्स लैटिट्यूड में हाई प्रेशर होता है, वहां पे विंड नहीं चलती है, ठीक है? वहां पे विंड नहीं चलती है। ये घोड़ा बेच के सोना क्या था? घोड़ा बेच के सो रहे हैं, जैसे अभी जो लोग नहीं आए हैं घोड़ा बेच के सो रहे होंगे, दिवाली में एकदम रात भर गॉसिप्स किए हैं।
कितने स्ट्रेंथ है, कितने बच्चे आते हैं, पूरा भर जाता है ना, क्योंकि हाँ भरा जाता है। हाँ तो मतलब सब घोड़ा बेच रहे हैं मतलब। हाँ क्या, ये, देखो क्या है, वही बिजनेसमैन लोग जो घोड़ा लेके आए वापस थोड़ी लेके जाएंगे उसको। तो सब बेच बाच देने के बाद जब शिप में उतरते थे उससे पहले घोड़ा को बेच देते थे। मतलब मेरा बिजनेस खत्म हो गया जहां पे मैं लेके गया था। तो क्या हुआ, शिप में घोड़ा लेके गए, घोड़ा रास्ते में अगर बाई देवे तो शिप नहीं चल पा रहा है, घोड़ा को फेंक दिए। अगर शिप चल पा रहा है तो घोड़ा लेके गए, फिर हम शिप से उतरे, वहां पे घोड़े में सारा बिजनेस किए, वापस आए, सामान भी बेच दिए, घोड़ा भी बेच दिए, फिर अब आराम से सो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये घोड़ा बेच के सोना है। ठीक है। ठीक है। थर्ड फैक्टर है हिमालयन माउंटेन, जिसको अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, थर्ड फैक्टर क्या है करके इसके बारे में पढ़ेंगे। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी।